हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाय स्टडी पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश की और कल हमने जो लास्ट टॉपिक था हमारा हो गया था महाराणा सांगा। महाराणा सांगा की हमने बात कर ली थी। जो खानवा का युद्ध होता है 1527 के अंदर बाबर के साथ, जिसमें महाराणा सांगा की दोस्तों घायल हो जाते हैं। वहाँ से कालपी मध्य प्रदेश में चले जाते हैं, जहाँ इनके साथियों ने इन्हें जहर दे दिया था। बसवा दौसा के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, जहाँ पर महाराणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है। और इनका दाह संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया जाता है, जहाँ इनकी दोस्तों 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ और बताई है, वो क्या है दोस्तों कि जो रणथंभौर दुर्ग है वहाँ महाराणा सांगा की अधूरी छतरी बनी हुई है। तो ये तो राणा सांगा का कार्यकाल हो गया दोस्तों 1509 से लेकर 1528 तक। इसके बाद महाराणा सांगा के बाद एक आते हैं महाराणा रतन सिंह। क्या आते हैं दोस्तों? महाराणा रतन सिंह। महाराणा रतन सिंह आते हैं दोस्तों, जिसका कार्यकाल होता है 1528 से 1531 तक। ये दोस्तों महाराणा रतन सिंह सेकंड हैं। जो प्रथम आते हैं वो हमने बात कर ली थी रावल रतन सिंह की। वो रावल शाखा के अंतिम शासक थे और ये महाराणा शाखा के रतन सिंह है दोस्तों। उनके कार्यकाल के अंदर अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों, जो मेवाड़ का पहला शाखा हुआ था। रानी पद्मिनी थी दोस्तों। ये आ गए रतन सिंह सेकंड। इनके बारे में कोई मुख्य बात पता नहीं चलती है दोस्तों। महाराणा सांगा की पत्नी आती है, जिसका नाम आता है रानी कर्मावती। क्या नाम आता है दोस्तों? रानी कर्मावती। जो रानी कर्मावती है दोस्तों, इन्हीं का नाम आता है कर्णवती। ठीक है दोस्तों, रानी कर्मावती आती है, महाराणा सांगा की पत्नी थी ये। इनके 2 पुत्र होते हैं। रानी कर्मावती के 2 पुत्र होते हैं। एक का नाम आता है विक्रमादित्य। क्या नाम आता है दोस्तों? विक्रमादित्य। दूसरे इनके जो पुत्र आते हैं उनका नाम आता है उदय सिंह। विक्रमादित्य और उदय सिंह 2 पुत्र आते हैं दोस्तों रानी कर्मावती या कर्णवती के। बड़ा पुत्र विक्रमादित्य होता है, छोटा उदय सिंह होता है। रतन सिंह के बाद शासक बनता है दोस्तों विक्रमादित्य। जब रानी कर्मावती होती है, इनके काल के अंदर दोस्तों जब महाराणा सांगा की मृत्यु हो जाती है तो मेवाड़ के चारों तरफ अनेक दुश्मन हो जाते हैं। बात कर लूँ इधर दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली के अंदर दोस्तों जो बाबर की हमने बात की थी कि बाबर का जो कार्यकाल होता है भारत के अंदर 1526 से लेकर 1530 तक होता है। इसके अलावा दोस्तों यदि बात करूं तो बाबर का पुत्र आता है हुमायूं। इस हुमायूं का जो कार्यकाल आता है दोस्तों भारत में, ये फिर भारत में हुए थे इनका शासन। हुमायूं का कार्यकाल आता है दोस्तों 1530 से लेकर 1540 तक। और इनका दूसरा काल आता है दोस्तों 1540 से 1555 से लेकर 1556 तक। 1540 से लेकर 1555 तक हुमायूं का निर्वासित काल होता है दोस्तों। इस बीच दिल्ली के अंदर जो बीच का जो कार्यकाल आता है ये वाला 1540 से, इस समय दिल्ली के अंदर एक नए वंश ने नींव रखी थी, सूर्यवंश। कौन सा दोस्तों? सूर्यवंश। सूर्यवंश की नींव किसने रखी थी? तो सूर्यवंश की नींव रखी थी शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी दोस्तों, सूरी सहसलेट वाला भी हो जाता है, सहसलगम कोई सा भी हो। तो सूर्यवंश की नींव रखी थी शेरशाह सूरी ने। कार्यकाल इनका था 1540 से 1555 तक।
सूर्यवंश का कार्य चला था दोस्तों, दिल्ली के अंदर शासन किया था 15 वर्ष तक सूर्यवंश ने। उसके बाद 1555 जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो उसके बाद हुमायूं वापस आ जाता है दिल्ली में और 1 वर्ष तक और शासन करता है दोस्तों। तो ये तो दिल्ली की बात आ गई दोस्तों। बात यदि मैं करूं गुजरात की, तो गुजरात के एक शासक थे जिसका नाम था बहादुर शाह। गुजरात के शासक आते हैं, नाम आता है दोस्तों बहादुर शाह। दोस्तों गुजरात के बहादुर शाह थे। मेवाड़ के अंदर रानी कर्मावती थी। और दोस्तों दिल्ली के अंदर 1530 में बाबर का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। शासक बनता है बाबर का पुत्र हुमायूं। 1530 से 40 तक वो शासन करता है। उसके बाद हुमायूं का निर्वासित काल होता है। दिल्ली के अंदर सूर्यवंश की नींव पड़ जाती है, जिसने हुमायूं को भगा दिया था दोस्तों दिल्ली से शेरशाह सूरी ने। और 1555 में जब शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है तो दोबारा से आता है दोस्तों हुमायूं। तो इस प्रकार से दोस्तों दिल्ली में गुजरात हो गया। दोस्तों गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, रानी कर्मावती पर आक्रमण करता है। आक्रमण करता है दोस्तों, कब करता है? 1533 में। क्या करता है दोस्तों? आक्रमण कर लिया दोस्तों। तो रानी कर्मावती ने इससे क्या कर ली? संधि कर ली। रानी कर्मावती ने दोस्तों बहादुर शाह से संधि कर ली। कब? 1533 के अंदर दोस्तों। यदि मैं आगे बात करूं दोस्तों, तो ये जो गुजरात का बहादुर शाह था, इसने दोबारा आक्रमण करता है किस पर? रानी कर्मावती पर दोस्तों। दोबारा आक्रमण करेगा बहादुर शाह रानी कर्मावती पर। कब करेगा? 1534 में। क्यों करेगा दोस्तों? क्योंकि बहादुर शाह इस संधि से खुश नहीं था। उसके जो लालसाएं थी, लालच था, और भी ज़्यादा बढ़ गया था। इस कारण दोबारा आक्रमण करता है कौन? बहादुर शाह गुजरात का। कब? 1534 के अंदर। दोस्तों बहादुर शाह आक्रमण करता है रानी कर्मावती पर। रानी कर्मावती ने दिल्ली के शासक हुमायूं को अपनी सहायता के लिए, मदद के लिए राखी भेजी। राखी किसके बाद भेजी दोस्तों? राखी भेजी थी हुमायूं के पास। कौन? रानी कर्मावती अपनी मदद के लिए राखी भेजती है हुमायूं के पास। लेकिन दोस्तों हुमायूं जो है ये लेट पहुंचता है रानी कर्मावती के पास, अर्थात सहायता देने नहीं पहुंच पाता है, सहायता नहीं दे पाता है, या फिर उसके लिए उस समय पर नहीं पहुंच पाता है। तो दोस्तों रानी कर्मावती ने विक्रमादित्य और उदय सिंह को कहाँ पर भेज दिया? हाड़ा शासक बूंदी में। कहाँ भेज दिया दोस्तों? बूंदी में। बूंदी के अंदर कौन थे दोस्तों? हाड़ा शासक। बूंदी के अंदर दोस्तों इस विक्रमादित्य और उदय सिंह का ननिहाल था, यहाँ भेज देती है रानी कर्मावती। और जो दुर्ग का जो भार है दोस्तों, जो दुर्ग का जो भार था वो किसे सौंप देती है? तो देवलिया के एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम आता है दोस्तों रावत बाघ सिंह। रावत बाघ सिंह आते हैं दोस्तों। क्या नाम आता है? रावत बाघ सिंह। इस रावत बाघ सिंह को दोस्तों देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों, कुछ याद आ रहा है आपको इस देवलिया के रावत बाघ सिंह को देखकर? दोस्तों ये देवली का रावत बाघ सिंह वही व्यक्ति है जो महाराणा सांगा के साथ पाती परवान के तहत युद्ध में भाग लेता है। ये स्वामी भक्त था महाराणा सांगा का, या मैं यूँ कहूँ कि मेवाड़ का।
तो देवलिया का राउत बाघ सिंह को दुर्ग की जिम्मेदारी सौंप दी किसने? रानी कर्मावती ने। दोस्तों दुर्ग की जिम्मेदारी सौंप दी तो राउत बाघ सिंह केसरिया धारण करते हैं और आक्रमण कर देते हैं। युद्ध होता है दोनों के बीच। दोस्तों युद्ध होता है देवलिया के राउत बाघ सिंह और गुजरात के बहादुर शाह के बीच, जिसमें केसरिया धारण किया था राउत बाघ सिंह ने। वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं राउत बाघ सिंह और रानी कर्मावती। दोस्तों रानी कर्मावती ने, देखिए अलग अलग बुक्स के अंदर दोस्तों अलग अलग बताया गया है। कुछ बुक्स में बताया जाता है कि 1500 महिलाओं के साथ, कितनी महिलाओं के साथ? 1500 महिलाओं के साथ रानी कर्मावती ने जौहर किया। 1500 महिलाओं के साथ रानी कर्मावती ने जौहर किया दोस्तों। और राजस्थान साहित्य ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक आती है उसमें बताया जाता है कि 1300 महिलाओं के साथ जौहर किया। किसने किया जौहर? रानी कर्मावती ने दोस्तों। और मेवाड़ का तीसरा और अंतिम शाखा होता है कौन सा? राउत बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता है दोस्तों। रानी कर्मावती ने जौहर कर लिया था। और मैंने आपको बताया है दोस्तों पहले भी वीडियो के अंदर कि जब केसरिया और जौहर दोनों एक साथ होते हैं तो क्या होता है? शाखा होता है। तो ये मेवाड़ का दोस्तों तीसरा और अंतिम शाखा था। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि मेवाड़ का पहला शाखा कब हुआ था और किसने किया था मेवाड़ का पहला शाखा? जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों। जल्दी बताइए मेवाड़ का पहला शाखा। दोस्तों मेवाड़ का जो पहला शाखा आता है वो हुआ था 1301 के अंदर, जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। राहुल रतन सिंह दोस्तों वीर गति को प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ रानी पद्मिनी ने दोस्तों अनेक महिलाओं के साथ मिलकर जौहर कर लेती है, अग्निकुंड में चली जाती है दोस्तों। इस प्रकार से मेवाड़ का पहला शाखा था दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं एक बार और बता देता हूं इसे आपको। देखिए महाराणा जो रतन सिंह होते हैं दोस्तों, राणा सांगा के बाद शासक बनते हैं। 1528 से लेकर 31 तक 3 वर्ष शासन करते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों महाराणा सांगा की जो पत्नी थी रानी कर्मावती। इनके 2 पुत्र होते हैं दोस्तों। एक का नाम होता है उदय सिंह, दूसरे का नाम आता है दोस्तों विक्रमादित्य। बड़े पुत्र विक्रमादित्य थे, छोटे थे उदय सिंह दोस्तों। रानी कर्मावती के सामने दोस्तों दिल्ली का जो शासक होता है बाबर होता है। 1526 से 30 तक होता है शासनकाल। उसके बाद इस बाबर का पुत्र आता है दोस्तों हुमायूं, जिसका 1530 से लेकर 1540 तक दिल्ली में शासन होता है। और 1540 से 55 तक दोस्तों दिल्ली के अंदर एक नया वंश सूर्यवंश शासन करता है, जिसका सूर्यवंश की नींव रखी थी शेरशाह सूरी ने दोस्तों। 1555-56 में दोबारा हुमायूं शासन करता है दिल्ली पर। तो ये तो दिल्ली में हो गया दोस्तों। यदि मैं बात करूं गुजरात की, गुजरात का शासक होता है दोस्तों बहादुर शाह। कौन होता है दोस्तों? बहादुर शाह। इस बहादुर शाह ने 1533 के अंदर कर्मावती पर आक्रमण किया दोस्तों। कर्मावती पर 1533 के अंदर आक्रमण करते हैं, लेकिन दोनों के बीच संधि हो जाती है। और संधि क्या होती है दोस्तों कि रानी कर्मावती ने बहादुर शाह को, इस संधि के तहत बहादुर शाह को दोस्तों जो कुंभलगढ़ का किला था, कुंभलगढ़ का किला दिया था। इस संधि के तहत रानी कर्मावती ने बहादुर शाह को कुंभलगढ़ का किला सौंप दिया था। लेकिन दोस्तों जो बहादुर शाह है वो चित्तौड़ के किलों को हथियाना चाहते थे, उसे प्राप्त करना चाहते थे। इस कारण 1534 के अंदर रानी कर्मावती पर बहादुर शाह दोबारा आक्रमण करते हैं। इस समय रानी कर्मावती ने
दिल्ली सल्तनत के साथ साथ हुमायूं के पास मदद के लिए दोस्तों राखी भेजी थी। मदद के लिए राखी भेजी, लेकिन हुमायूं समय पर सहायता देने के लिए नहीं पहुंच पाया और आक्रमण कर देता है बहादुर शाह। तो रानी कर्मावती ने दोस्तों अपने दोनों पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह को अपने बूंदी के शासक हारा शासक थे उनके पास दोस्तों भेज देती है, जहां विक्रमादित्य और उदय सिंह का ननिहाल था। दोस्तों रानी जो कर्मावती है दोस्तों दुर्ग का जो भार है वो देवलिया के राउत बाघ सिंह को सौंप देती है, और देवलिया के राउत बाघ सिंह ने दोस्तों केसरिया धारण करके, केसरिया पगड़ी पहन के युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और आक्रमण कर देते हैं दोस्तों बहादुर शाह पर, और दोनों के बीच युद्ध होता है दोस्तों। इस युद्ध के अंदर दोस्तों देवलिया के राउत बाघ सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और जो रानी कर्मावती है दोस्तों बताया जाता है कि 1500 महिलाओं के साथ इसने जोहर कर लिया था। और मेवाड़ का तीसरा और अंतिम शाखा होता है दोस्तों कब 1534 के अंदर। तो ये हो गया दोस्तों रानी कर्मावती का। मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर, मेवाड़ का तीसरा अंतिम शाखा, तीसरा व अंतिम शाखा 1534 में हुआ। 1534 में हुआ। तो ये मेवाड़ का दोस्तों तीसरा और अंतिम शाखा था जो 1534 के अंदर होता है। दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे इनके दो पुत्र थे, एक का नाम आता है दोस्तों विक्रमादित्य, दूसरे का नाम आता है दोस्तों उदय सिंह। तो चित्तौड़ के शासक बनते हैं दोस्तों कौन? विक्रमादित्य, क्योंकि बड़े पुत्र थे विक्रमादित्य थे दोस्तों। विक्रमादित्य, ठीक है दोस्तों। आगे भी यदि मैं बात करूं तो इस विक्रमादित्य के भाई कौन थे? भाई का नाम आता है उदय सिंह। शासक थे विक्रमादित्य, भाई आते हैं दोस्तों उदय सिंह। इस विक्रमादित्य ने दोस्तों शासन किया था मेवाड़ पर 1531 से लेकर 1536 तक। 1531 से लेकर 36 तक दोस्तों बीच में ये अपने ननिहाल बूंदी चला गया था, लेकिन वापस इसने चित्तौड़ को दोस्तों अधिकार कर लिया था चित्तौड़ पर, और शासक होता है विक्रमादित्य दोस्तों। इधर भाई उदय सिंह होता है इन्हीं का छोटा भाई। दोस्तों जो राणा सांगा है उन्हीं के एक भाई आते हैं जिसका नाम होता है उड़ना राजकुमार। मैंने बता दिया था उन्होंने गलती से जहर खा लिया था जब राणा सांगा की हमने बात की थी। जो उड़ना राजकुमार है जिसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। क्या नाम आता है दोस्तों? पृथ्वीराज सिसोदिया। दोस्तों ये पृथ्वीराज सिसोदिया है, इन्हीं का एक दासी पुत्र आता है। कौन आता है? दासी पुत्र। दासी पुत्र का नाम क्या होता है दोस्तों? दासी पुत्र का नाम होता है, दासी पुत्र का नाम होता है दोस्तों बनवीर। क्या नाम आ गया दोस्तों दासी पुत्र का? बनवीर। ये जो बनवीर होता है दोस्तों ये संरक्षक होता है किसका? विक्रमादित्य का। ये संरक्षक होता है दोस्तों विक्रमादित्य का, लेकिन ये दासी पुत्र था पृथ्वीराज सिसोदिया का। तो ये देखता है कि जब पृथ्वीराज सिसोदिया को भी शासक नहीं बनने दिया, और तो दोस्तों इसके तो बनवीर के मन की इच्छा थी कि वो अब चित्तौड़ पर शासन करे। तो दोस्तों इस बनवीर ने विक्रमादित्य पर दोस्तों आक्रमण कर दिया, या मैं यूं कहूं कि रात के वक्त 1536 में विक्रमादित्य की हत्या कर दी। हत्या किसने की दोस्तों? हत्या की बनवीर ने। किसकी हत्या कर दी? विक्रमादित्य की।
दोस्तों 1536 के अंदर इस दासी पुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य की दोस्तों हत्या की। भाई था उदय सिंह दोस्तों। तो ये देखता है कि अब शासक कौन बनेगा, उदय सिंह। तो ये क्या करता है दोस्तों, विक्रमादित्य दोस्तों इस उदय सिंह को मारने का भी प्रयास करता है। किसको, उदय सिंह को। उदय सिंह को मारने का भी प्रयास करता है दोस्तों। मारने का प्रयास करता है किसे, उदय सिंह को। अब उदय सिंह को मारने का प्रयास किया तो दोस्तों एक महिला आती है जिसका नाम होता है दोस्तों पन्नाधाय। दोस्तों राजस्थान के इतिहास की बात आती है जिसमें बड़े ही शौर्य से नाम लिया जाता है पन्नाधाय का, जिसे हम धाय माँ भी बोलते हैं। दोस्तों इस पन्नाधाय के एक पुत्र था, पुत्र का नाम आता है चंदन। दोस्तों पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के बेड पे सुला दिया और इस उदय सिंह को यहाँ से लेके चली जाती है दोस्तों, कहाँ, कुंभलगढ़। दोस्तों चंदन को सुला दिया और बनवीर सोचता है कि दोस्तों ये उदय सिंह ही सो रहा है। तो बनवीर ने किसकी हत्या कर दी, हत्या हो गई दोस्तों चंदन की, हत्या कर दी चंदन की। बनवीर सोचता है कि उदय सिंह भी मारा गया और ये दोस्तों क्या कर लेता है दोस्तों, हत्या कर दी चंदन की। उदय सिंह कहाँ चला गया, उदय सिंह मैंने बताया आपको कुंभलगढ़ चला गया दोस्तों। कहाँ पर, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ भी दोस्तों मेवाड़ का ही किला था, दूसरा किला था जो राजसमंद के अंदर है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभलदेवी की याद में करवाया था। यहाँ चला जाता है दोस्तों कौन, उदय सिंह। कौन लेके जाती है दोस्तों, पन्नाधाय। दोस्तों कुंभलगढ़ में ले गई, जहां पर इसकी रक्षा उदय सिंह की रक्षा है दोस्तों। एक किलेदार आते हैं जिसका नाम आता है दोस्तों आशा देवपुरा। उस किलेदार आशा देवपुरा ने दोस्तों इसकी रक्षा की थी, किसकी, उदय सिंह की। किलेदार आशा देवपुरा, इस आशा देवपुरा ने क्या की, इसकी रक्षा की, किसकी, उदय सिंह की। क्योंकि दोस्तों उस समय उदय सिंह छोटे ही थे, रक्षा की थी किलेदार आशा देवपुरा ने कुंभलगढ़ किले के अंदर दोस्तों। और दोस्तों इस बनवीर के बारे में बताया जाता है कि बनवीर ने चित्तौड़ के अंदर एक निर्माण करवाया था दोस्तों, जिसका नाम आता है दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या नाम आता है दोस्तों इसका, क्या नाम आता है दोस्तों, नौलखा। नौलखा तालाब नहीं है दोस्तों, ये नौलखा महल है। क्या है, नौलखा महल। इस नौलखा महल का निर्माण किसने करवाया था, बनवीर ने करवाया था। कहाँ पर करवाया था दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर निर्माण करवाया था, जिसे नौकोठा महल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों इसे, नौकोठा महल। दोस्तों निर्माण चित्तौड़ में करवाया बनवीर ने नौलखा महल या नौकोठा महल की। दोस्तों अब आगे हम बात कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं दोस्तों। चित्तौड़ का शासक बनता है दोस्तों विक्रमादित्य, इन्हीं के छोटे भाई होते हैं उदय सिंह। विक्रमादित्य शासन करता है 1531 से लेकर 1536 तक दोस्तों। बीच में दोस्तों ये अपने ननिहाल बूंदी चला गया था, लेकिन वापस ये अधिकार कर लेता है चित्तौड़ दुर्ग पर दोस्तों बहादुर शाह को हराकर। और दोस्तों विक्रमादित्य जब अधिकार करता है दोस्तों, संरक्षक बनता है दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे हम उड़ना राजकुमार भी बोलते हैं। उन्हीं का दासी पुत्र आता है बनवीर, जो संरक्षक बनता है विक्रमादित्य की। शासक बनने की लालच होता है दोस्तों, लालसा उत्पन्न होती है और 1536 के अंदर हत्या कर देता है विक्रमादित्य की दोस्तों। 1536 में विक्रमादित्य की हत्या कर देता है दोस्तों। अब इस बनवीर को लगता है कि विक्रमादित्य मर गया तो शासक कौन बनेगा, उदय सिंह।
तो ये मारने का प्रयास करता है दोस्तों उदय सिंह को, लेकिन उदय सिंह का इस बात का पता पन्ना धाय को, जिसे हम मेवाड़ की धाय माँ भी बोलते हैं दोस्तों, पता चल जाता है। और इस धाय माँ ने अपने पुत्र चंदन को इस उदय सिंह के जो बैड आता है दोस्तों उस पर सुला दिया था। रात का वक्त था, अंधेरे का वक्त था, पता नहीं चलता है बनवीर को, और इस उदय सिंह को दोस्तों कुंभलगढ़ किले के अंदर ले गई, जहां किलेदार आशा देवपुरा ने उदय सिंह की सुरक्षा की या रक्षा की। दोस्तों बनवीर सोचता है कि उदय सिंह सो रहा है, लेकिन सो कौन रहा था? चंदन, पन्ना धाय का पुत्र चंदन सो रहा था, जिसकी हत्या कर देता है कौन? उदय सिंह दोस्तों। और दोस्तों इस बनवीर ने चित्तौड़ के अंदर 9 लखा महल या 9 कोटा महल का निर्माण करवाया था। तो ये तो बात आ गई दोस्तों बनवीर की। अब आगे हम बात कर लेंगे दोस्तों उदय सिंह के बारे में, हमें बात कर लेते हैं, क्योंकि अब शासक उदय सिंह बनेगा। उदय सिंह का राज्य अभिषेक कहाँ होगा? कुंभलगढ़ किले के अंदर ही होगा। तो उदय सिंह की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। बात कर रहे हैं दोस्तों उदय सिंह की। किसकी? उदय सिंह की बातें कर रहे हैं। उदय सिंह शासक बनते हैं किसके? चित्तौड़ के दोस्तों, मेवाड़ के सबसे पहले शासक बनेंगे। इनका राज्याभिषेक होगा दोस्तों कुंभलगढ़ के अंदर। शासक बन जाते हैं दोस्तों 1537 में। और कब तक शासन करते हैं ये? 1572 तक। कब तक दोस्तों? 1572 तक लंबा शासनकाल होता है इस उदय सिंह का। अब उदय सिंह के बारे में हम बातें कर लेते हैं दोस्तों। हमें पता है ये उदय सिंह महाराणा सांगा के छोटे पुत्र रानी कर्मावती के, या फिर जिसे करणवती भी बोलते हैं, उन्हीं के पुत्र हैं उदय सिंह। और विक्रमादित्य के छोटे भाई आते हैं दोस्तों। उदय सिंह के बारे में हम बातें करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले तो इनका जो राज्याभिषेक होता है कहाँ होता है दोस्तों? कुंभलगढ़ में। देखिए दोस्तों, राज्याभिषेक होता है इनका कहाँ होता है? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ के अंदर राज्य अभिषेक होता है उदय सिंह का। मैंने एक शब्द लिखा है दोस्तों, प्रथम राज्य अभिषेक, अर्थात इससे तात्पर्य है इनका और भी राज्य अभिषेक होगा। तो ये तो पहला राज्य अभिषेक हुआ है, जो कहाँ पर हुआ दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग में। ये तो दोस्तों पहला राज्य अभिषेक है उदय सिंह का। दूसरा राज्य अभिषेक भी होगा दोस्तों, जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं यदि बात कर लूं तो इनकी जो पत्नी आती है दोस्तों, पहले हम एक चीज देखते हैं दोस्तों 1540 के अंदर। कब दोस्तों? 1540 की बात आती है। महाराणा उदय सिंह ने मावली के युद्ध में दोस्तों मालदेव की सहायता से मेवाड़ पर भी अधिकार कर लिया था। मावली कहाँ पड़ता है दोस्तों? मावली भी उदयपुर में पड़ता है। तो मावली के युद्ध में मारवाड़ के शासक मालदेव, मारवाड़ के शासक कौन आते हैं? मालदेव। घांगा पुत्र मालदेव हैं दोस्तों ये, जिसने महाराणा सांगा के पाती परवान के तहत गए थे। तो दोस्तों मावली के युद्ध में मारवाड़ के शासक मालदेव की सहायता से, किसकी सहायता से दोस्तों? मालदेव की सहायता से बनवीर को भगा दिया। बनवीर को भगाकर मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। मेवाड़ पर अधिकार कर लिया दोस्तों। अधिकार किसने कर लिया? तो अधिकार कर लिया दोस्तों महाराणा उदय सिंह ने। 1540 की बात आती है दोस्तों, युद्ध होता है मावली का युद्ध। मावली के युद्ध में दोस्तों मारवाड़ के शासक मालदेव की सहायता से बनवीर को भगाकर मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। किसने? महाराणा उदय सिंह ने। बताया जाता है दोस्तों कि इस बनवीर को, इस मावली के युद्ध में मालदेव ने बनवीर की हत्या कर दी थी दोस्तों। आगे यदि मैं बात करूं तो दोस्तों इस उदय सिंह की पत्नी आती है, जिसका नाम क्या आता है दोस्तों?
एक का नाम आता है दोस्तों जयवंताबाई। क्या नाम आता है दोस्तों? जयवंताबाई। नाम आता है दोस्तों जयवंताबाई, पुत्री थी अखैराज सोनगरा की। अखैराज सोनगरा। दोस्तों ये सोनगरा से तात्पर्य कहाँ के शासक थे? मैंने आपको बताया था जब चौहान वंश पढ़े थे तो मैंने बताया था कि जालोर के शासकों को क्या कहा जाता है? सोनगरा शासक। तो ये अखैराज सोनगरा जालोर के थे, इन्हीं की पुत्री आती है जयवंताबाई, जिनका विवाह होता है महाराणा उदय सिंह से। इनकी एक पत्नी और आती है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं भटियानी रानी। दोस्तों इस भटियानी रानी के बारे में हम आगे बात कर लेते हैं। एक बार हम बात कर लेते हैं उदय सिंह के बारे में ही हमारी बातें चल रही हैं, तो हम देख लेते हैं दोस्तों इस उदय सिंह के बारे में ही। दोस्तों इन्होंने 1559 के अंदर एक शहर बसाया था। कब दोस्तों? 1559 में। 1559 के अंदर एक शहर बसाया। शहर का नाम आता है दोस्तों उदयपुर शहर। उदयपुर शहर। दोस्तों उदयपुर शहर किसने बसाया? तो उदयपुर शहर महाराणा उदय सिंह ने बसाया था, और इस उदयपुर शहर के किनारे ही एक तालाब का निर्माण करवाया, जिसे क्या बोलते हैं? उदय सागर तालाब। उदय सागर निर्माण करवाया था दोस्तों। इसी के किनारे उदय सागर झील आती है दोस्तों, ये तालाब नहीं। तो इस उदय सागर झील का निर्माण करवाया था किसने? महाराणा उदय सिंह ने दोस्तों। कब करवाया था? 1559 में उदयपुर शहर को बसाया था, और इसी के किनारे एक उदय सागर झील का निर्माण भी करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? महाराणा उदय सिंह ने। अब दोस्तों उदय सिंह की बातें आ रही हैं, तो इनके समकालीन एक शासक आते हैं जिसका नाम क्या आता है दोस्तों? दिल्ली सल्तनत के अंदर। बात कर लेते हैं दिल्ली की, और दिल्ली के शासक आते हैं दोस्तों इनके काल के अंदर अकबर। दोस्तों कौन आते हैं दोस्तों? अकबर। इधर लिख लेते हैं दोस्तों, शासक होते हैं दिल्ली के अकबर। अकबर का कार्यकाल आता है दोस्तों 1556 से। कब दोस्तों? 1556 से, क्योंकि 1556 के अंदर दोस्तों हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और अकबर का कार्यकाल आता है, जिन्होंने दिल्ली के अंदर बहुत लंबे समय तक शासन किया था दोस्तों। लगभग इन्होंने दोस्तों 50 साल शासन किया था। इनका कार्यकाल आता है दोस्तों 1556 से लेकर 1605 तक। किसका कार्यकाल आता है दोस्तों? अकबर का। यह दिल्ली सल्तनत के शासक थे दोस्तों अकबर। बताया जाता है कि 1556 से लेकर 1560 तक अकबर पर बैरम खां का संरक्षण था। बैरम खां का 1556 से लेकर 1560 तक अकबर पर बैरम खां का संरक्षण था। और दोस्तों 1560 से लेकर 1562 तक अकबर के काल को कौन सा काल बोला जाता है दोस्तों? अकबर के काल को बोला जाता है दोस्तों पेटीकोट काल। क्या दोस्तों? पेटीकोट काल या फिर पर्दा काल। 1560 से लेकर 1562 के काल को, अकबर के काल को बोला जाता है दोस्तों पेटीकोट काल या पर्दा काल, या फिर पर्दा काल। दोस्तों किसके शासन को बोला जाता है? अकबर के काल को। क्यों दोस्तों? क्योंकि उस समय इन पर एक महानंगा नामक महिला का नियंत्रण था। किस पर दोस्तों? अकबर पर। और 1560 से लेकर दोस्तों 1556 से लेकर 60 तक बैरम खां का संरक्षण था दोस्तों। और 60 से लेकर 62 तक दोस्तों पेटीकोट काल या पर्दा काल बोला जाता है, क्योंकि एक महिला होती है दोस्तों जिसका नाम आता है महामनगा
जिनका अकबर पर नियंत्रण था दोस्तों। इस कारण इसे पेटिकोल या पर्दाकाल बोला जाता है दोस्तों। आगे यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो दोस्तों एक नीति आती है जिसे बोलते हैं सुलह कुल की नीति। दोस्तों नीति आती है सुलह कुल की नीति, और राजपूत शासकों से जो अकबर हैं सुलह कुल की नीति ही दोस्तों अपनाते हैं। ये नीति इन्हें किसे दी थी? इन्हें नीति दी थी दोस्तों अकबर के गुरु अब्दुल लतीफ ने। अब्दुल लतीफ कौन होते हैं दोस्तों? अकबर के गुरु होते हैं दोस्तों। किसके? अकबर के गुरु। अकबर के गुरु आते हैं दोस्तों अब्दुल लतीफ, जिन्होंने अकबर को सुलह कुल की नीति अपनाने के लिए कहा था। और राजपूत शासकों के साथ अकबर सुलह कुल की नीति अपनाते हैं। ये तो अकबर की बात आ गई दोस्तों। हम बात कर रहे थे महाराणा उदय सिंह की। तो दोस्तों महाराणा जो उदय सिंह आते हैं, इनकी बातें कर लेते हैं। महाराणा उदय सिंह के दोस्तों दो प्रमुख सेनापति आते हैं। कितने सेनापति आते हैं दोस्तों? महाराणा उदय सिंह के दो प्रमुख सेनापति। बातें कर लें इनकी नाम की, तो नाम जल्दी से बताइए कमेंट करके, क्या क्या नाम आते हैं। बहुत ही वीर सेनापति होते हैं दोस्तों। नाम आता है जयमल और फत्ता। जयमल, दूसरे का नाम आता है दोस्तों फत्ता। क्या नाम आता है दोस्तों? फत्ता सिसोदिया और जयमल राठौड़। ये दो प्रमुख सेनापति होते हैं किसके दोस्तों? महाराणा उदय सिंह के। महाराणा उदय सिंह के दोस्तों दो प्रमुख सेनापति होते हैं। नाम आता है जयमल और फत्ता। ऐसे लिख लेते हैं दोस्तों सेनापति। पहला का नाम आता है दोस्तों जयमल राठौड़। दूसरे आते हैं दोस्तों सेनापति फत्ता सिसोदिया। दोस्तों जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया दो प्रमुख सेनापति होते हैं उदय सिंह के। दोस्तों अकबर की सुलह कुल की नीति थी। अकबर ने आक्रमण किया दोस्तों उदय सिंह पर, मेवाड़ पर आक्रमण किया। तो जो उदय सिंह होते हैं दोस्तों, ये दुर्ग की जिम्मेदारी सौंप जाते हैं किसको? जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया को। और स्वयं कहाँ चले जाते हैं दोस्तों? गोगुंदा। कौन चले जाते हैं दोस्तों? दोस्तों उदय सिंह है जो गोगुंदा चले जाते हैं। दुर्ग की जिम्मेदारी जयमल और फत्ता को सौंप के चले जाते हैं दोस्तों। बात आती है दोस्तों 1567-68 की। 1567-68 की आक्रमण किया था किसने? अकबर ने। गोगुंदा चले गए, दुर्ग सौंप गए जिम्मेदारी जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया को। दोस्तों जब आक्रमण किया अकबर ने, तो दोस्तों रात को जब जिनमें जो भी आक्रमण करता था, रात को दोस्तों जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया के द्वारा दुर्ग की मरम्मत करा दी जाती थी। अकबर दिन में दोस्तों जितना भी आक्रमण करता है दुर्ग पर, रात को इनके द्वारा दुर्ग की मरम्मत करवा दी जाती। दोस्तों एक दिन की बात आती है, रात का समय ही था। अकबर ने दोस्तों इस जयमल राठौड़ पर दोस्तों गोली दाग दी, और जयमल राठौड़ क्या हो गए दोस्तों? जयमल राठौड़ घायल हो गए। कैसे हो गए दोस्तों? अकबर ने अपनी बंदूक, जिसका नाम आता है दोस्तों संग्राम बंदूक। क्या नाम आता है दोस्तों? संग्राम बंदूक। इस संग्राम बंदूक से घायल कौन हो गया? जयमल राठौड़। दोस्तों इस जयमल राठौड़ का ही एक भतीजा आता है। इस जयमल राठौड़ का एक भतीजा आता है जिसका नाम आता है दोस्तों वीर कल्लाजी। क्या नाम आता है दोस्तों? वीर कल्लाजी। नाम आता है दोस्तों वीर कल्लाजी। जयमल राठौड़ के भतीजे थे दोस्तों ये वीर कल्लाजी। दोस्तों जब अंत समय में दोस्तों इन्होंने दुर्ग के द्वार खोल दिए कि इन्होंने दोस्तों जयमल और फत्ता ने दोस्तों
और अकबर जब आक्रमण करता है दोस्तों, तो बताया जाता है कि वीर कल्लाह जी ने जयमल राठौड़ को अपने कंधों पर बिठाकर दोस्तों युद्ध किया था। और इसी कारण इस वीर कल्लाह जी को 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? 4 हाथों वाले लोक देवता। किसे कहा जाता है दोस्तों? वीर कल्लाह जी को 4 हाथों वाले लोक देवता, क्योंकि इसने युद्ध के अंदर दोस्तों अपने चाचा जयमल राठौड़ को अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध किया था। क्योंकि जयमल राठौड़ दोस्तों अकबर की संग्राम नामक बंदूक से घायल हो गए थे, इस कारण इन्होंने अपने कंधों पर बिठाकर उन्हें युद्ध किया, जिस कारण वीर कल्लाह जी को 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है दोस्तों। और इस युद्ध में दोस्तों, कौन से युद्ध के अंदर दोस्तों, जो 1568 की बात आ रही थी दोस्तों, 1568 की बात ही आ गई दोस्तों। इस युद्ध में जयमल राठौड़, फत्ता सिसोदिया और वीर कल्लाह जी वीर गति को प्राप्त हो गए दोस्तों। क्या हो गए दोस्तों? वीर गति को प्राप्त, केसरिया धारण कर लिया। किसने? जयमल राठौड़, फत्ता सिसोदिया और वीर कल्लाह जी ने। और दोस्तों पत्नी आती है इनकी, नाम क्या आता है दोस्तों पत्नी का नाम आता है दोस्तों फत्ता सिसोदिया की जो पत्नी आती है, जिसका नाम आता है दोस्तों फूल कंवर। ये जो इनकी पत्नी थी दोस्तों, नाम आता है दोस्तों फूल कंवर। दोस्तों जयमल, फत्ता और वीर कल्लाह जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, केसरिया धारण कर लिया था। और इस फत्ता की जो पत्नी आती है दोस्तों, जिसका नाम आता है दोस्तों फूल कंवर, इस फूल कंवर ने दोस्तों जौहर कर लिया था। फूल कंवर ने क्या कर लिया था दोस्तों? जौहर कर लिया था। और जौहर कर लिया था दोस्तों, तो जब ये जौहर और दोस्तों केसरिया दोनों होते हैं, तो मैंने आपको बताया था क्या होता है दोस्तों? शाखा होता है। और 1568 के अंदर दोस्तों मेवाड़ का तीसरा शाखा होता है। मेवाड़ का तीसरा शाखा होता है दोस्तों। मेवाड़ का तीसरा शाखा कौन सा होता है दोस्तों? 1568 के अंदर जो जयमल, फत्ता और वीर कल्लाह जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो फत्ता की पत्नी आती है, जिन्होंने फूल का उन्होंने जौहर कर लिया था दोस्तों। दूसरा शाखा मैंने आपको अभी बताया था 1534 के अंदर होता है दोस्तों। और दोस्तों पहला शाखा 1301 के अंदर होता है दोस्तों। ये दूसरा शाखा था, सॉरी मैंने तीसरा लिख दिया, ये दूसरा शाखा होता है। कौन सा शाखा होता है दोस्तों? मेवाड़ का दूसरा शाखा। तीसरा शाखा वीर फत्ता की पत्नी, फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर आती है, उन्होंने किया था दोस्तों। और ये दूसरा शाखा होता है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों वीर कल्लाह जी, जयमल राठौड़, फत्ता सिसोदिया वीर गति को प्राप्त हो गए। और दोस्तों उदय सिंह गोगुंदा में चला गया था। मेवाड़ का तीसरा शाखा हो जाता है दोस्तों इस युद्ध के अंदर। दोस्तों इस युद्ध के अंदर जो अकबर आता है दोस्तों, युद्ध के अंदर अकबर जयमल और फत्ता, दोस्तों जयमल व फत्ता की वीरता को देखकर, जयमल फत्ता की वीरता को देखकर, जयमल और फत्ता की वीरता को देखकर इन दोनों प्रमुख सेनापतियों की दोस्तों वीरता को देखकर जयमल और फत्ता की दोस्तों गजारूढ़ मूर्तियां, गजारूढ़ पाषाण युक्त मूर्तियां, क्या है दोस्तों? गजारूढ़ पाषाण युक्त मूर्तियां कहाँ लगा देता है दोस्तों? आगरा के किले के अंदर। कहाँ दोस्तों? आगरा के किले में। आगरा के किले में लगा दिया दोस्तों। किसने? अकबर ने दोस्तों। एक और व्यक्ति आते हैं, एक और शासक आते हैं, बता रहे थे कि अकबर ने जो जयमल और फत्ता है, जयमल राठौड़, फत्ता सिसोदिया, इनकी युद्ध के अंदर वीरता को देखकर इनकी मूर्तियां
आगरा के किले के अंदर, आगरा के किले के बाहर लगवाई। दोस्तों एक व्यक्ति और आते हैं, बीकानेर के राय सिंह। बीकानेर के राय सिंह जो आते हैं दोस्तों, इस बीकानेर के राय सिंह ने भी जयमल और फत्ता की जो मूर्तियां हैं, बीकानेर के राय सिंह ने जयमल व फत्ता की गज्जारूढ़ मूर्तियां कहां पर लगवाई है दोस्तों? जूनागढ़ के किले में, जूनागढ़ के किले में लगवाई। जूनागढ़ के किले में लगवाई। जूनागढ़ का जो किला है उसके सूरजपोल द्वार पर लगवाई थी। जूनागढ़ किले के सूरजपोल द्वार पर लगवाई। द्वार पर लगवाई। ये तो दोस्तों जयमल और फत्ता की वीरता को देखकर इनकी मूर्तियां लगाई हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने बताया था कि जो अकबर हैं, अकबर ने इस युद्ध के अंदर दोस्तों मेवाड़ में, कहां पर दोस्तों? मेवाड़ में 30,000, मेवाड़ के अंदर दोस्तों 30,000 व्यक्तियों की हत्या करवा दी, कत्ले आम करवा दिया। 30,000 व्यक्तियों की हत्या करवा दी दोस्तों। मेवाड़ के अंदर कत्ले आम मच गया दोस्तों, जिसे हम दोस्तों, ये अकबर का दोस्तों जिंदगी भर अकबर पर एक अमिट कलंक था दोस्तों। इसने 30,000 लोगों की हत्या करवा दी, मेवाड़ के अंदर कत्ले आम मचवा दिया दोस्तों। ये तो ये हो गया दोस्तों। आगे भी यदि मैं बात करूं तो दोस्तों जो जयमल, फत्ता और कल्लाजी राठौड़ हैं, जो जिसे हम 4 हाथों वाले देवता भी बोलते हैं, किसे बोलते हैं? 4 हाथों वाले देवता, कल्लाजी राठौड़ को। एक कल्लाजी राठौड़ दोस्तों जयमल राठौड़ के भतीजे थे। कल्लाजी की जो छत्रियां हैं कहाँ पर बनी हुई है दोस्तों? इनकी छत्रियां बनी हुई है कहाँ पर दोस्तों? जल्दी से बताओ। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर दोस्तों इनकी छत्रियां बनी है दोस्तों, चित्तौड़ के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई इनकी। अब बात करता हूं महाराणा उदय सिंह की 2 पत्नियां थी। जो उदय सिंह की बात कर रहे हैं हम, इस महाराणा उदय सिंह की दोस्तों 2 पत्नियां थी। एक का नाम आता है जयवंता बाई। क्या नाम आता है दोस्तों? जयवंता बाई। ये जयवंता बाई जालौर के अखैराज चौहान, सोनगरा या फिर अखैराज चौहान की पुत्री थी। दूसरी पत्नी आती है दोस्तों धीरबाई। क्या नाम आता है दोस्तों? धीरबाई। इसी धीरबाई को क्या बोला जाता है? भटियाणी रानी। क्या दोस्तों? भटियाणी रानी। भटियाणी रानी। किसको? धीरबाई को। अब देखिए जो जयवंता बाई है, इनके एक पुत्र होता है। पुत्र का नाम आता है दोस्तों, क्या नाम आता है? पुत्र का नाम आता है प्रताप। पुत्र का नाम आता है दोस्तों प्रताप। और इस धीरबाई के भी पुत्र होते हैं जिसका नाम आता है दोस्तों जगमाल। क्या नाम आता है दोस्तों? जगमाल। बड़े पुत्र प्रताप थे, छोटे पुत्र जगमाल थे। किसके? उदय सिंह के। दोस्तों जो उदय सिंह हैं इस धीरबाई के प्रभाव में आ जाते हैं। किसके प्रभाव में? धीरबाई के प्रभाव में। इस भटियाणी रानी ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया था। अब प्रभाव में आ गई दोस्तों, तो शासक कौन बनेगा? जगमाल बनेगा। और इसी प्रभाव में आकर दोस्तों शासक कौन बनना? जगमाल। मेवाड़ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया? जगमाल को। क्यों? प्रभाव में आ गया भाई। अब देखिए प्रभाव में आ गया तो नियुक्त कर दिया जगमाल को। बड़ा पुत्र प्रताप था। शासक कौन बनता? प्रताप के। और प्रताप एक शक्तिशाली प्रतापी शासक भी है दोस्तों। तो अब ये प्रताप क्या करता है? मेवाड़ के जो राजा थे और सामंत थे वो चाहते थे कि प्रताप शासक बने।
तो इसकी सहायता कौन करता है दोस्तों? इस प्रताप की सहायता करता है अखेराज सोनगरा। अखेराज सोनगरा कौन है? अखेराज सोनगरा प्रताप का नाना है, इसी की ये पुत्री थी अखेराज सोनगरा। दोस्तों मदद लेता है कौन? प्रताप, और इसकी मदद से क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। किसकी मदद से? अखेराज सोनगरा की मदद से शासक बन जाता है दोस्तों प्रताप। और हम बात कर रहे हैं दोस्तों उदय सिंह की। तो दोस्तों उदय सिंह 1572 में, 1572 का दिन था, होली का दिन होता है दोस्तों। दिनांक आती है दोस्तों 12 मई, सॉरी दोस्तों दिनांक आती है दोस्तों 28 फरवरी, मई याद आ गई, 28 फरवरी दिनांक आती है। और 28 फरवरी होली का दिन था दोस्तों। इस होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है, उदय सिंह का देहांत हो जाता है, उदय सिंह का देहांत हो जाता है। उदय सिंह का देहांत हो गया दोस्तों। उदय सिंह ने इस धीरबाई या बटियानी रानी के प्रभाव में आकर शासक बना दिया था जगमाल को, लेकिन दोस्तों प्रताप ने अपने नाना अखेराज सोनगरा की मदद लेकर शासक कौन जाता है? बन जाता है दोस्तों प्रताप। तो दोस्तों प्रताप के बारे में एक बहुत ही प्रताप शक्तिशाली शासक है, जिसने जिंदगी भर अकबर की स्वाधीन जो है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इस प्रताप ने दोस्तों संघर्षों का, कांटों का रास्ता चुना, लेकिन अधीनता का रास्ता नहीं चुना। जो मेवाड़ का शासक आते हैं उनमें सबसे प्रतापी शासक बताया जाता है महाराणा प्रताप और राणा सांगा को ही दोस्तों। तो दोस्तों महाराणा प्रताप के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, जिसमें पूरा जो का पूरा वीडियो है महाराणा प्रताप के ऊपर होगा दोस्तों, जिसमें हम डिटेल से बात करेंगे महाराणा प्रताप की। आज के लिए सिर्फ दोस्तों इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही वहां पर बेल आइकन को दबाना ना भूलिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।